राइट डाउन, हेडिंग लिखो, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स फर्स्ट लिखो थ्योरम नंबर 1, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, probability of impossible event is 0. That is, although ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि probability of impossible event is 0, but एक साथ सारी थ्योरम जितनी भी है वो सब लिख देते हैं. That is, P of phi is equal to 0. Next लिखो थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2 है probability of T of sure event is 1. That is, probability of sample space is 1. Sure event मतलब sample space बन जाएगा. जब event sample space बन जाएगा तो फिर वो sure event ही हो जाता है. Next, theorem number 3. Probability of any event probability of any event lies between 0 and 1. That is, 0 less than or equal to probability of, let's say, E is any event less than or equal to 1, where E is event तो कोई भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी. 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. सो ऑल्दो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट लिखो थ्योरम नंबर 4. नोट डाउन. The sum of the probability of T of an event, probability of an event and its complementary and the event is 1. Event is 1. That is कि P of E plus probability of E complement E bar is equal to 1. ऐसा हो जाएगा. E is any event. अब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. जैसे
ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये तो फाई होगा ना, है ना, फाई होगा। तो एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हमेशा कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, है ना। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 1 होता है। सो 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा हो गया। अब होता क्या है बेसिकली, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जरूरत तब पड़ती है, और बेसिकली ज्यादातर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ये तब करते हैं जब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो और इनडायरेक्टली इसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना रिलेटिवली आसान हो, तो हम कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट करके इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल देता है। वहां पे ये प्रोबेबिलिटी इस थ्योरम का प्रयोग ज्यादा होता है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लिखो थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 लिख लीजिए। क्या है थ्योरम, इफ A is a subset of B, then probability of A will be less than or equal to probability of B. देखो यहाँ पे A and B are any two events such that A is a subset of B. यदि ऐसा है तो A की probability जो है वो less than or equal to probability of B होगा। समझ आया? And next theorem number 6 लिख लीजिए। If A and B are two equivalent events, then probability of A is equal to probability of B. अच्छा, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या मतलब है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन से क्या मतलब है, इससे मतलब है कि A is a subset of B and B is a subset of A, ऐसा सिचुएशन है। तो अब आप देख सकते हो कि जब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो इसका मतलब क्या होता है, A is equal to B हो जाता है। चूंकि A equal to B डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। लिखो जल्दी से फटाफट, नोट इट डाउन। क्या ये सारी थ्योरम समझ है? ऑल्दो कुछ तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पर जितने भी थ्योरम थे वो एक साथ अपन ने लिख लिया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, या सैंपल स्पेस या श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है वो 0 और 1 के बीच में होगा। एंड देन theorem 4, the sum of probability of an event and its complementary event is 1। ये देखा है, और देखा है कि यदि A B का सबसेट है, A B का सबसेट है तो probability of A must be less than or equal to probability of B, और
लास्ट में प्रोबेबिलिटी है थ्योरम में, इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट इवेंट देन देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। सर हाँ हाँ, यस, सर आप 1 मिनट ऊपर वाला पेज। हाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। probability of equally likely outcomes. Note down इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये देख लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से कोई सैंपल स्पेस है जिसमें आउटकम्स हैं W1 लास्ट टाइम किया था, W2, W3, W4 and let's say Wn. These are the outcomes. ठीक है, उधर अपन ने क्या शुरू पिछले क्लास में देखा था कि आउटकम्स के बारे में, वहां पे भी सेम सैंपल स्पेस लिया था। वहां पे देखा था कि W1 या ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 दीज आर ऑल जरूरी नहीं कि वहां पे इक्वली लाइकली हो, बट यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी आउटकम्स हैं ये सबके सब इक्वली लाइकली है। मतलब every outcome is willingly have equal chances to occur, है ना। सब जितने भी आउटकम्स हैं सबके फेयर चांसेस है, इक्वल चांसेस हैं अपीयर होने के। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 ओमेगा 3 या फिर and so on, probability of outcome omega n. These are all same in the case of equally likely. Let's call this be P. P is the probability of each and every outcomes. क्योंकि सब इक्वल प्रोबेबल है, फेयर है, इक्वली लाइकली में ही ऐसा देखने को मिलता है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, अब लेट से कोई इवेंट ई आ गया, ई है जिसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 लेट से डॉट 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 ओमेगा m आर द m एलिमेंट्स इन द इवेंट ई। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ये देखो आपस में डिसजॉइंट है, कोई भी दो आउटकम देखो डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, probability of omega 1 plus probability of omega 2 plus probability of omega 3 plus dot 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 probability of omega m, ये probability हो जाएगी। और देखो यहाँ पे m probability, सबकी probability सेम है इक्वली लाइकली में, तो ये क्या हो जाएगा mp, कॉल दिस p1। ठीक है, अब चूंकि इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बाय द वे, दैट इज 1। ये हमेशा 1 होता है, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन में भी अपन ने देखा था ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज आल्सो सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n। अब हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू NP, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी P है ना, इस तरह से, और यहाँ पे N है तो NP हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे यदि कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना है, मतलब P का वैल्यू कितना है, तो 1/n हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक सैंपल स्पेस में n आउटकम्स हैं एंड दे ऑल आर इक्वली लाइकली,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/n, हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/n है, हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सैंपल स्पेस एक डाइस को रोल किया एंड द डाइस इज फेयर, तो हर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन गेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। तो अब यदि देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आउटकम था कितना हो जाएगा? MP हो गया, और P कितना है बाय द वे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज MP, and this imply M into P is 1/n. So probability of any event E is equal to M/n. You can say M/n। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जैसे सैंपल स्पेस में n इक्वली लाइकली आउटकम है और इवेंट में m इक्वली लाइकली आउटकम्स इसका ही सबसेट है। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि m जो है n से छोटा होगा। तो अब m जो है e event E contain m equally likely outcomes, so probability of E must be M/n। क्या अब ये समझ आ रहा है कि क्यों वहां पे M/n प्रोबेबिलिटी करते थे पिछली क्लास में जो सीखा था? नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ 3 coins are tossed randomly, then the probability of getting all 3 tails, second question, at least one head and 2 tails, exactly 2 tails. Answer karo, answer this question. Although answer is there, but solve your own. तो देखो कैसे करेंगे, देखो कि आपको आंसर आ क्या होगा। और देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, वो लग जा रहा है कि इफ 3 coins are tossed randomly, तो तीनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो क्या क्या पॉसिबल है? हेड हेड हेड, मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड कॉइन पे भी हेड आ जाए, ऐसा सिचुएशन। फिर क्या होगा? हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, मतलब किसी एक कॉइन पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉइन पे टेल आए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, 2 कॉइन पे टेल आए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे टेल आ जाए, टेल टेल टेल। तो देख सकते हो कि ये कितने आउटकम्स हो गए? देयर आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 आउटकम्स। समझे? तो यहाँ देख सकते हो कि हर एक आउटकम एक इक्वली लाइकली है, क्योंकि कॉइन आर फेयर, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल 3 टेल्स, तो एक इवन इवेंट क्या हो जाएगा? ऑल 3 आर टेल्स, मतलब टेल टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? दैट इज 1/8। E2 इवेंट देखो, एटलीस्ट वन हेड, E2 में क्या क्या आ जाएगा? एटलीस्ट वन हेड